हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 में मैथ्स का ये है पार्ट 14 और 22 अगस्त की शिफ्ट 1 का पार्ट 2 है ये। 22 तक इसके पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे और उसके बाद 23 क्वेश्चन है। 6 मैन और 8 वुमेन किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं और 13 मैन और 24 वुमेन उसी काम को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो 10 मैन और 12 वुमेन को उसी काम को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे। तो इसमें हम टोटल वर्क इन लोगों का किया हुआ काम और 13 मैन और 12 वुमेन का किया हुआ काम बराबर रखेंगे। तो टाइम एंड वर्क के फॉर्मूले से M1 D1 और H1 मैन डे और आवर्स डिवाइड में वर्क रहता है इक्वल टू M2 D2 H2 और W2। इस तरह से रखते हैं हम वैल्यूज को। तो सबसे पहले मैन है तो मैन की जगह पर 6 मैन और 8 वुमेन, तो 6 मैन प्लस 8 वुमेन। उसके बाद मल्टीप्लाई में डेज है तो डेज कितने डे लग रहे हैं उनको, 10 डेज। और आवर्स की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई तो इसको हम हटा देंगे और वर्क भी नहीं दिया गया है तो इसको भी हटा देंगे। इसके बाद इक्वल में M2 मतलब ये सेकंड वाला पार्ट 13 मैन प्लस 24 वुमेन इंटू में नंबर ऑफ डेज 20, ये 4 डेज में कंप्लीट करते हैं तो इंटू 4। अब यहाँ से हम M और W का रेशियो निकालेंगे तो वो 1 डे वर्क आ जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी मैन और वुमेन की। तो यहाँ से ये 10 और 4 मल्टीप्लाई में है और इक्वल में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं इसे 2 से 2 बार और ये 2 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 इंटू 5 30 मैन प्लस 8 इंटू 5 40 वुमेन इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 26। ये मैन है साथ में 13 मैन, 13M प्लस 24W तो 26M हो जाएंगे प्लस 24 इंटू 2 48 वुमेन। अब यहाँ से ये M है और ये M है, इस 26M को हम यहाँ लेके जाएं तो माइनस का हो जाएगा तो 30 माइनस 26 4 बचेगा तो 4M इक्वल टू ये 48 है, यहाँ पर 40 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 48 माइनस 40 तो 8 बचेंगे तो 8W। इस 8 को हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं 2 बार तो M इक्वल टू 2W मिला। और इस 2 को इसके डिवाइड में ले जाएं, इस W को, क्योंकि हमें M और W का रेशियो देखना है मैन और वुमेन का, तो ये हो जाएगा M अपॉन W इक्वल टू 2 और डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। अब ये मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई है 1 डे वर्क 2:1 में। अब हम M की वैल्यू 2 और W की वैल्यू 1 या तो इसे यहाँ पर रख दें या फिर यहाँ पर रख दें तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, जो कि पूरा काम था वो मिल जाएगा हमें। तो हम इस वाले पार्ट में रख रहे हैं M इक्वल टू 2 और W इक्वल टू 1 तो 6M है, 6M प्लस 8W इंटू 10। ये वर्क ही हमने इक्वल में किया था तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो यहाँ पर M की जगह पर 2 रखेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 8, W की जगह पर 1 तो 8 इंटू 1 और इंटू में 10, 6 इंटू 2 12 प्लस 8 और 10, 12 प्लस 8 20 हो जाएंगे, 20 इंटू 10 तो ये आ गया 200 वर्क आ गया। अब इस वर्क को हमें कंप्लीट करवाना है किससे, 10 मैन से और 12 वुमेन से। तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो हमें फाइंड करना है। तो इस वर्क के बराबर हम इनके द्वारा किया हुआ वर्क इक्वल रख दें, 200 टोटल वर्क है इक्वल टू किसको करना है, 10 मैन प्लस 24 वुमेन और इनको वो काम करने में कितने डेज लगेंगे तो उसकी जगह पर हम डी मान लेते हैं तो इनटू में हमने डी लिख दिया। अब यहाँ से डी की वैल्यू निकालना है, ये 12 होगा यहाँ पर क्योंकि 10 मैन और 12 वुमेन लेने थे तो 10M प्लस 12W और मल्टीप्लाई में ये डी। अब यहाँ से हमें डी की वैल्यू निकालनी है तो M की वैल्यू हम रखेंगे 2, M का 1 डे वर्क कितना है 2 और W का 1 डे वर्क है 1 तो 200 इक्वल टू 10, M की जगह पर 2 तो 10 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 क्योंकि W की वैल्यू है 1 और इंटू में D। तो ये हो जाएगा 200 इक्वल टू 10 इंटू 2 20 प्लस 12 इंटू 1 12 और मल्टीप्लाई में D। तो 20 प्लस 12 होगा 32 तो इस 32 को हम इसके डिवाइड में ले आए 200 के क्योंकि मल्टीप्लाई में है यहाँ पर। तो 200 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल टू D। इसको कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल होगा 8 बार
और 4 से ये 25 और 0। इसके बाद 2 से और कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 और ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ गई 25/4 डेज। अब इसको और कैंसिल कर देंगे 4 से, तो 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 24 और 1 बचेगा, तो रिमाइंडर ऊपर और डिवाइड में ये 4, तो 6 कंप्लीट 1/4 डेज आ जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 नेचुरल नंबर्स। 91 नेचुरल नंबर्स का एवरेज हमें निकालना है, तो 91 तक जाना है, 1 2 3 इस तरह से ये 91 तक जाएगा। अब हमें इन सारे नंबर को 91 तक सबको प्लस करना है और डिवाइड करना है 91 से, तो एवरेज आ जाएगा। या फिर एवरेज निकालने का एक शॉर्ट तरीका ये रहता है कि जब कभी भी हमें कोई नंबर प्लस करने हो उस सीरीज में, जब सेम नंबर का सीक्वेंस होता है, जैसे 1 इसमें +1 किया तो 2 आया, फिर +1 किया, मतलब सेम डिफरेंस होता है सारे नंबर्स में, तो हम केवल फर्स्ट को और लास्ट नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो उतना ही एवरेज मिलेगा जितना कि इन सबको प्लस करके हमें मिलता। तो फर्स्ट नंबर क्या है 1 प्लस लास्ट नंबर है 91 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आएगा 92 डिवाइड बाय 2 और ये 4 से और 6 बार 12, तो 46 इसका एवरेज आएगा, सेकंड ऑप्शन। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि नंबर्स के बीच में सेम नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 1 1 का डिफरेंस था। नेक्स्ट है गणेश इज यंगर देन राहुल। गणेश छोटा है राहुल से 6 ईयर छोटा है और उनकी एजेस का रेशो दिया गया है 3:5। तो गणेश की एज क्या होगी? तो यहाँ पर रेशो दिया गया है, गणेश और राहुल का रेशो दिया गया है एजेस का 3:5। अब यहाँ पर बोला है कि गणेश 6 साल छोटा है, मतलब उन दोनों के बीच में 6 ईयर्स का डिफरेंस है, 6 साल का अंतर है, तो रेशो के बीच के अंतर के बराबर हम 6 ईयर्स रख सकते हैं। तो रेशो के बीच में अंतर है 5 - 3 2, जो कि बराबर है 6 ईयर्स की। तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 बार चला जाएगा, तो 1 = 3 मिला। और हमें गणेश की एज निकालनी है, गणेश का रेशो था 3, तो 1 = 3 है, तो 3 = कितना हो जाएगा 3 × 3, तो ये हो जाएगा 9 ईयर्स। 9 ईयर्स फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 2 men आर वॉकिंग टू अ सर्टेन डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस पर जा रहे हैं 2 men, और एक जा रहा है 4 km/h की स्पीड से और दूसरा 5 km/h की स्पीड से। तो जो दूसरा है वो पहले वाले से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, मतलब जल्दी पहुंच रहा है वो। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो 2 मैन है, एक ए हो गया दूसरा बी हो गया, दोनों की स्पीड दी गई है, पहले की है 4 दूसरे की है 5, 4 और दूसरे की है 5, ये स्पीड का रेशो हो गया। अब स्पीड दी गई है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम देखें तो डिस्टेंस और टाइम अपोजिट जाते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन होते हैं विद क्रमानुपात में, तो जितना स्पीड मतलब अपोजिट हो जाती है, इसका मतलब ये कि स्पीड का रेशो इतना है, तो ए की स्पीड 4 है, तो ए को टाइम कितना लगेगा 5 और बी को टाइम कितना लगेगा 4। इस तरह से स्पीड और टाइम इनवर्स में रहते हैं। अब ये 5:4 कैसे मिला? स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ से हम स्पीड और टाइम को देखें तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम क्या आ रही है, तो ए की स्पीड है 4, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा 1/4, और बी के लिए स्पीड है 5, तो बी का टाइम हो जाएगा 1/5। इतने रेशो में आ जाएंगे। अब इस फ्रैक्शन को हमें एक नंबर में बदलना है, तो जो नंबर नीचे दिए रहते हैं डिनोमिनेटर में उसका हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि ये फ्रैक्शन हट जाए। तो 1/4 में हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो 1/5 में 20 का मल्टीप्लाई, सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया है तो कर सकते हैं। अब यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएगा 5 बार और 20 कैंसिल हो जाएगा 5 से ये 4 बार, तो आएगा 5:4, और वही हमें यहाँ पर मिला था टाइम का रेशो 5:4, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था। अब यहाँ पर बोला है कि जो दूसरा मैन है वो पहले वाले से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। आधा घंटा मतलब 1/2 आवर, या फिर इसको हम 0.5 आवर लिख सकते हैं। तो वह आधा घंटा पहले पहुंचा, मतलब 0.5 आवर का अंतर है दोनों के टाइम के बीच में, तो रेशो का डिफरेंस लेके हम इसके बराबर में लिख सकते हैं। टाइम का रेशो 5 और 4, तो 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 = इन दोनों के बीच टाइम का अंतर कितना था 0.5 आवर्स का, तो 1 = 0.5 मिला। यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, या तो ए का टाइम निकाल लो या फिर बी का टाइम निकाल लो। 1 = 0.5 है, तो हम इस वाले पार्ट से ले रहे हैं ए के लिए स्पीड और टाइम,
का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, एस टी इक्वल टू डी। तो 1 इक्वल टू 0.5 है, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 0.5 इंटू 5 यह आ जाएगा 2.5। एक के बाद पॉइंट था इसलिए एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया और 5 इंटू 5 25 होते। तो ए को टाइम लगेगा 2.5 का और ए की स्पीड है 4, तो यहाँ पर रख दो। ए की स्पीड है 4 और टाइम उसको लग रहा है 2.5 का, तो इक्वल टू यह जाएगी डिस्टेंस 4 इंटू 2.5, मतलब यह जाएगा 100 और 5 एक नंबर के बाद पॉइंट है तो हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0, तो 10.0 इक्वल टू डी या फिर 10 इक्वल टू डिस्टेंस आ गई। और अगर हम बी के लिए देखते तो भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर ही आती, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है 40 मैन किसी काम को फिनिश करने में 21 डेज लगाते हैं और एक दिन में वो 8 घंटे काम करते हैं। तो अगर 120 मैन उसी काम को 7 दिन में फिनिश करते हैं तो एक दिन में वो कितने घंटे काम करते होंगे। तो ये भी टाइम एंड वर्क वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, M1 D1 H1 और डिवाइड में W1 रहता है, तो वर्क यहाँ पर दिया नहीं है तो हम ले नहीं रहे हैं, इक्वल टू M2 मैन हो गए इन D2 डेज और H2 आवर्स। तो पहले मैन कितने दिए गए हैं, M1 40 इंटू D1, तो कितने डेज लगते हैं 40 मैन को, 21 डेज, तो इंटू 21 इंटू H1 कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में, 8 घंटे, इक्वल टू यहाँ पर M2 120 मैन है तो 120 इंटू D2 यहाँ पर दिए गए 7 डेज और H2 आवर्स निकालना एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, तो हम H2 ही मान ले रहे हैं। अब ये इक्वल में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 4 से कैंसिल होगा 3 बार और 3 से 21 7 बार कैंसिल हो जाएगा, ये एक 7 है और ये एक 7 दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ केवल 8 बचा, 8 इक्वल टू और यहाँ पर H2, तो वो एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज, इन सबका एवरेज हमें निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू टोटल सम डिवाइड में टोटल नंबर्स। तो अगर हम एवरेज में टोटल नंबर का मल्टीप्लाई, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एवरेज में टोटल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें हम, जो एवरेज दिया गया है उसमें इनटू टोटल नंबर्स, तो इक्वल में हमें टोटल सम मिल जाएगा, सभी को प्लस करने पर जो वैल्यू मिलेगी सम। तो यहाँ पर एवरेज दिया गया मतलब ये चारों ऑप्शंस में एवरेज दिए गए होंगे, इनमें अगर हम इन सारे नंबर टोटल नंबर जितने हैं 3 और 6 का इन सब में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सम मिल जाएगा हमें, जो कि इन सबको प्लस करने के बराबर ही होगा। तो 39 इंटू 6, 41 इंटू 6, 40 इंटू 6 और 35 इंटू 6। तो यहाँ से हम पूरा प्लस नहीं कर रहे हैं, केवल हम लास्ट की यूनिट डिजिट को ही प्लस कर रहे हैं और यहाँ से भी हम लास्ट डिजिट से चेक करेंगे, तो इनको प्लस करेंगे, 5 + 1 6 और 6 + 9 15, तो 15 में से लास्ट में हमने 5 ले लिया, उसके बाद 5 और 7 12 हो जाएंगे, 12 का हमने 2 ले लिया, 2 और 3 5 हो जाएंगे, 5 + 1 6, तो इन सबको प्लस करेंगे तो लास्ट में हमें 6 मिलेगी यूनिट डिजिट पर 6। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं किसमें हमें लास्ट में 6 मिल रहा है, या 39 है तो हम केवल लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 6 कितना होता है 54, तो यहाँ से हमें 4 मिल रहा है, ये आंसर नहीं होगा। सेकंड में 1 इंटू 6, यहाँ से हमें 6 मिल रहा है, ये सेकंड वाला आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर 0 है, 0 इंटू 6 किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही मिलता है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 5 है, 5 इंटू 6 30, तो यहाँ पर 0 मिलेगा, हमें 6 देखना है, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, 41 हो जाएगा इसका एवरेज। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन सारे नंबर को प्लस करो और 6 से डिवाइड कर दो तो भी 41 ही आएगा। नेक्स्ट है ये फिगर दिया गया है, इसमें ABCD, इसमें एंगल CDB 50 दिया गया है, CD और B, D है तो D बीच में आएगा, ये C हो गया, ये D हो गया और B, तो मतलब ये वाला एंगल दिया है 50 डिग्री CDB। उसके बाद एंगल DBA, मतलब ये बीच वाला DBA, तो D उसके बाद B और फिर A, तो ये बीच वाला एंगल कितना दिया है 50 डिग्री। उसके बाद AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है, ये वाली साइड 4 दी गई है और ये वाली साइड भी 4 दी गई है, ये BC इक्वल टू 4, तो ये भी 4 हो गई और ये भी 4। तो ABCD क्या है, ये पूरा ABCD जो फिगर है ये क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से देखना है।
देखो, अब अगर इस फिगर में देखें तो ये दो लाइन जा रही हैं, ए बी और डी सी या सी डी कह लो, ये दोनों जा रही हैं। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस चल रही है ए डी और सी बी के बीच में, ये सेम सेम जा रही है। तो ये दो पैरेलल लाइन हम कह सकते हैं। पैरेलल लाइन क्या होती है? जिनके बीच में सेम डिस्टेंस रहता है हमेशा, चाहे वो यहाँ हो या कितनी भी आगे चली जाए, सेम डिस्टेंस रहता है उनके बीच में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, मतलब इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस है। और अगर इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन, दूसरी लाइन हम खींच दें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। वही सेम यहाँ पर दिया गया है। ये एक लाइन जा रही है डी बी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया है। मतलब हम कह सकते हैं कि डी सी लाइन और ए बी लाइन आपस में पैरेलल हैं। डी सी समांतर है ए बी के। तो क्या हो गया? ए बी पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है सी डी, ये समांतर हो गई। अब अगर हम ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल डी बी सी या फिर सी डी बी ले लो, ट्राइंगल सी डी बी और ट्राइंगल डी बी ए में, त्रिभुज डी बी ए, इन दो ट्राइंगल में हम कंपेयर कर रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो यहाँ से एंगल डी ये आ रहा है सी डी बी, ये 50 है, और ए डी, ये डी बी और ए ये भी 50 है। तो ये दो एंगल इक्वल हो गए। जो क्वेश्चन में दिया गया है एंगल डी इक्वल है एंगल बी के, और जब ये एंगल इक्वल है तो इनके सामने वाली साइड भी बराबर हो जाएंगी। इसके सामने वाली एंगल, इसके साइड क्या है? ये बी सी, 50 के जस्ट सामने बी सी साइड है और इस 50 के जस्ट सामने ए डी साइड है। तो ये दोनों भी बराबर होंगी, और वो तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। ए डी 4 है और बी सी 4 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी है, जो कि हमने ट्राइंगल बनाकर भी देख लिया है, उसमें भी ये बराबर आ रही है। ए डी इक्वल टू बी सी हो गई। अब ये दोनों पैरेलल थी, डी सी पैरेलल थी ए बी के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी सी बराबर हो जाएगी ए बी की, डी सी इक्वल टू ए बी। ये साइड हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल सी डी बी में इसकी साइड सी डी हो गई ये, और डी बी ए में ये बी ए साइड मतलब ए बी, ये इक्वल हो गई। तो जब किन्हीं ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती हैं तो वो क्या हो जाता है? समद्विबाहु हो जाता है या आइसोसेलेस, क्योंकि इनमें दो साइड बराबर होती हैं, दो साइड सेम हो गई, इसमें दो साइड इक्वल हो गई। अब ये दोनों ट्राइंगल मिलकर एक ट्रेपेजियम बना रहे हैं, तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम या समद्विबाहु समलम, क्योंकि ये आइसोसेलेस तो हो ही गया क्योंकि हमने दो साइड बराबर कर दी। अब ये ट्रेपेजियम या समलम कैसे बन रहा है? इसमें डीसी पैरेलल हो गई और ये इसके बराबर हो गई इसके, और ये दोनों साइड्स भी आपस में बराबर हो गई, तो इससे हम कह सकते हैं कि ट्रेपेजियम भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये फिगर दिया गया है, इसमें पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू समांतर है आर एस के, पी क्यू ये हो गई और आर एस ये दोनों पैरेलल है, समांतर है। उसके बाद एंगल ए ई एफ, ई ये देखना है बीच वाला ए ई एफ, तो ए ई और एफ ये वाला एंगल हो गया 95 डिग्री। उसके बाद एंगल बी एच एस, एच देखना है हमें, बी एच और एस ये वाला एंगल हो गया कितना? 110। उसके बाद एंगल ए बी सी बताना है, बी ए बी सी, तो ए ये है, उसके बाद बी और सी, तो ये वाला एंगल हमें बताना है सी। ए बी सी हो गया, ये बी वाला एंगल बताना है। तो ये बी हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम इस ट्राइंगल में जी बी और एच, इस ट्राइंगल के अगर हमें ये दोनों एंगल मालूम चल जाए जी और एच, तो हम 180 में से माइनस करके इस बी को निकाल सकते हैं। तो हम जी कैसे निकाल सकते हैं? ये पैरेलल लाइन जा रही है पी और ये जा रही है पी क्यू और आर एस, ये जा रही है, इसमें ये ए बी लाइन इसको क्रॉस कर रही है इस तरह से। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन, कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, जैसे इन दोनों पैरेलल लाइंस को इस ए बी ने कट किया, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, मतलब उसी लाइन के जस्ट नीचे वाला एंगल। तो यहाँ पर क्या 95 के जस्ट नीचे वाला सेम डायरेक्शन में कौन सा हो गया? ये, तो इतना एंगल ये भी 95 हो जाएगा। अब हमें ये 95 मिल गया जी, पर जी कहाँ से? ये इस वाले ट्राइंगल में नहीं, हमें ये बाहर वाला जी मिला है। तो अगर हम इस फिगर में देखें, ये लाइन जा रही है ए बी, ये ए बी हो गई और उसको ये आर एस काट रही है ऐसे, तो ये हो गई आर एस। अब इसमें हमें ये वाला एंगल दिया गया है 95।
अब ये क्या है, ये एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है और इस पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये वाले एंगल बन रहे हैं इसमें। तो जब ये वाला 95 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 में से मैं इसको माइनस कर दो तो 180 माइनस 95 ये हो जाएगा 5 और ये 8, 85 डिग्री आ गया ये वाला एंगल। सेम यहाँ पर वही डायग्राम बन रहा था, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी और इस पर ये वाला एंगल जब इतना 95 बन रहा है तो ये पूरा तो 180 बनेगा, यहाँ ये पूरा ऐसा फिगर 180 बनेगा। तो जब ये आधा 95 दिया गया है तो बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा, 180 में से इसको माइनस कर दो तो ये वाला आ गया 85 डिग्री। ये ज़रूरी नहीं है हमने 95 ये हमने यहाँ से कंपेयर करके लिया है, इस 95 को हम इस वाली लाइन से भी देख सकते थे यहाँ से, तो इतने का सम भी 180 डिग्री हो जाता। तो 95 में से माइनस करते तो ये भी हमें 85 मिलता और जब ये 85 है तो वर्टिकली एंगल सेम होते हैं, तो जब ये 85 होता तो ये भी 85, तो वहां से भी हमें ये 85 ही मिलता। तो अब इस ट्राइंगल में देखें हम, ये है जी, ये है बी और ये है एच, तो इसमें ये वाला हमें मिल चुका है 85। अब यहाँ पर हम देखें एच वाले के लिए, ये इतने फिगर में ये आर एस लाइन जा रही है, ये हो गई आर एस। अब इसमें ये बी और एच लाइन इसको एक एंगल बना रही है इस स्ट्रेट लाइन पर, सरल रेखा पर एक, तो ये बी और एच इस तरह से ये वाला एंगल कितना है 110 दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई सरल रेखा, तो इस पर सभी एंगल जो इतने बनेंगे वो सब 180 के बराबर होंगे, 180 सम होगा सबका। तो जब इतना 110 दिया गया है तो बाकी बचा हुआ 180 में से माइनस कर दो, ये हो जाएगा 70। तो ये इतना एंगल हो गया 70 डिग्री, 70 है ये। तो सेम फिगर में ये वाला एंगल हमें अंदर का इस ट्राइंगल में ये मिल गया 70 डिग्री, जो कि ये है। अब इस ट्राइंगल में जी बी एच में दो एंगल हमें मिल चुके हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 में से हम इन दोनों को प्लस करके माइनस कर सकते हैं, 85 और 70 ये हो जाएंगे 5 और 15, 155 हो जाएगा। 155 इसको माइनस कर दो, 10 में से 5 5 और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, 25 डिग्री एंगल आ जाएगा ये बी वाला। तो 25 डिग्री थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगर इतने रूट के बराबर 5 4 6 दिया गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो नंबर तो सेम है, बस हमें पॉइंट लगाना है। अभी हम भूल जाते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 4 6 दी गई है, तो इसका जब रूट निकालेंगे तो 5 4 6 ही आएगा। उसके बाद पॉइंट देखते हैं कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद पॉइंट है 1 2 3 4। तो जब भी रूट के अंदर पॉइंट लगा होता है तो जितने नंबर के बाद रूट के अंदर जितने नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है उसका आधा करके हम उतने नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं। 4 नंबर के बाद लगा हुआ है तो 4 को हम आधा कर दो 2, तो 2 नंबर के बाद इसमें पॉइंट लगा दो, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.46 फर्स्ट ऑप्शन। अभी हमने यहाँ पर इसको आधा ही क्यों किया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। अगर हम इसको हटाएंगे ना पॉइंट को तो नीचे डिनोमिनेटर में इतना आ जाएगा और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 100 निकलेगा, तो नीचे हमें 100 मिलेगा। अब 2 0 हैं तो ऊपर हम 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 6 के बाद पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट है, इसका क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो 64 का क्या होता है 4 और माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा साथ में, इंटू 1331 ये होता है 11 का, तो 11 और माइनस है तो माइनस भी रहेगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 11 44 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 44। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है दी वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, n दी गई है पावर में, तो इसको या तो ऐसा कर सकते हैं कि पूरा इसको खोल लें 3n फिर 3 की स्क्वायर ऐसे पूरा एक्सपांड करके कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट में ऐसा कर सकते हैं कि हम n की कोई वैल्यू मान लें। तो n की कोई छोटी वैल्यू माननी पड़ेगी, n इक्वल टू या तो 0 मान लो या n इक्वल टू 1 मान लो और फिर वो वैल्यू यहाँ पर रखकर सॉल्व करो, जो आंसर आएगा ऑप्शन में वो इसका आंसर होगा। तो हम छोटी वैल्यू रख लेते हैं, n इक्वल टू 0 यहाँ पर रखते हैं हम, 3 की पावर n प्लस 2 है तो 3 की पावर n की जगह पर हम 0 रखेंगे तो 3 की पावर 0 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 2। तो यहाँ पर हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस 3 की पावर n प्लस 1 है, मतलब 3 की पावर n की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 की पावर 1।
डिवाइड में 4 इंटू 3 की पावर n, तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर जब 0 रहती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है हमेशा। तो 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, माइनस वापस से 3 की पावर 0 हो जाएगा, तो उसकी जगह पर भी 1 आ जाएगा, तो -1 इक्वल टू 3 स्क्वायर मतलब 9 और माइनस 3 की पावर 1 मतलब 3, डिवाइड में 4 इंटू 1 माइनस 1, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, और डिवाइड में 3, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 का ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, थर्ड ऑप्शन। n की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, अगर हम 1 मानेंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। यहाँ पर हम रखते हैं n इक्वल टू 1, 3 की पावर n प्लस 2 है, तो n की जगह पर रखेंगे हम 1, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर 3, फिर माइनस 3 की पावर n प्लस 1 है, तो n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड में 4 इंटू 3 की पावर n मतलब 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n मतलब 3 की पावर 1, क्योंकि हम n इक्वल टू 1 रख रहे हैं। अब ये हो जाएगा 3 क्यूब है तो 27 हो जाएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9, डिवाइड में 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 3, ये हो जाएगा 9, 27 में से 9 माइनस करेंगे तो 18, और डिवाइड में 9, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी 2 ही आंसर मिलेगा, आंसर हो जाएगा 2, थर्ड ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम n की कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो जितनी छोटी वैल्यू हम मानेंगे उतना हमें कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में। या फिर अगर इसको ऐसे नहीं करना है तो पूरी मेथड से कर सकते हैं। ये 3 की पावर n है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर n और इनटू में 3 की पावर 2, क्योंकि जब भी कभी बेस सेम होते हैं तो पावर को हम जोड़ देते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर n प्लस 2, तभी तो प्लस लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो इनटू में लिखा हुआ होगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर माइनस 3 की पावर n प्लस 1 है, इसका मतलब ये है कि इनटू में 3 की पावर 1 भी लिखा होगा इसके साथ में अलग अलग करके, तो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1, यहाँ से फिर से बेस सेम है तो पावर को हम जोड़ देंगे तो 3 की पावर n प्लस 1 ही मिलेगा जो कि यहाँ पर दिया गया था। उसके बाद डिवाइड में यहाँ से हम 3 की पावर n कॉमन ले सकते हैं, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, तो हमने 3 की पावर n कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा केवल 4, और यहाँ ये तो हट गया तो 1 बचा -1। अब यहाँ से भी हम 3 की पावर n कॉमन ले रहे हैं इसमें से और इसमें से, तो 3 की पावर n अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 3 की पावर n हट गया तो 3 की पावर 1 बचा माइनस के बाद में, और डिवाइड में 3 की पावर n, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 की पावर n है और ये 3 की पावर n है, डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर मतलब 9, 3 की पावर 1 मतलब 3, और डिवाइड में ये 3 चल रहा है, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, और डिवाइड में 3, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तब भी आंसर 2 ही आएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ द लेंथ ऑफ अ कोड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ओ ए, एक सर्किल है, ये इसका सेंटर हो गया, वृत्त है इसका केंद्र हो गया ये ओ, इसके बाद इसमें कोड है ए बी जो कि इक्वल है इसकी रेडियस के, इसकी त्रिज्या के बराबर है इसकी जीवा ए बी, तो इसकी कोड हमें बनाना है, कोड और जो कि रेडियस के इक्वल बनाना है, तो अगर ये कोड हो गई या इसकी जीवा जो कि इसकी परिधि पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरी लाइन जाती है वो होती है इसकी जीवा, यहाँ से हम कितनी भी लाइन बना दें वो सारी कोड ही कहलाएंगी, जीवा कहलाएंगी। तो ये कोड जो है ए बी ये इक्वल है इसके रेडियस ओ ए के, त्रिज्या ओ और ए ये इक्वल हो गई, और इसकी रेडियस सभी जगह पर बराबर, मतलब सर्किल की रेडियस तो इक्वल ही होती है चाहे हम यहाँ से देखें यहाँ से या फिर कहीं पर भी, तो ओ ए जब इक्वल है तो ओ बी भी इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस क्या होती है सेंटर से खींची गई लाइन जो इसको सर्किल पर टच करे, तो ओ ए भी रेडियस है और ओ ई भी रेडियस है ओ बी, तो ये इक्वल हो गई इसके, और यहाँ पर बोला गया है कि ए बी इक्वल है ओ ए के, तो ओ ए बी के इक्वल है, तो ये तीनों साइड बराबर हो गई। पूछा है एंगल ए ओ बी क्या होगा, ए ओ बी इसकी वैल्यू बताना है। एक ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं वो क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ए बी और ओ ये ट्राइंगल बन गया, इसकी तीनों साइड बराबर है, और जब किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं तो उसके सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, उसी तरह से यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी 60 होगा और ये भी 60, तो आंसर हो जाएगा 64th ऑप्शन।
नेक्स्ट है वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज यूजुअल रेट, मतलब एक आदमी अपनी सामान्य गति से, मतलब जो नॉर्मल स्पीड थी उससे 4/5 पार्ट से चल रहा है। मतलब बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई 4/5। इसका मतलब ये हुआ पहले थी 5 और अब है 4। तो स्पीड का रेशो हम देख सकते हैं यहाँ पर, पहले 5 स्पीड थी और बाद में वो चल रहा है 4 स्पीड से। और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड और टाइम इनवर्स में चलते हैं, तो स्पीड का रेशो जब 5:4 है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 4:5। तो जब वो 4/5 स्पीड से चलता है तो वो इतने 1 एंड 1/2 आवर लेट हो जाता है। 1 और 1/2 कितना हो गया, 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 तो 3/2। ये 2 इंटू 1 2 और 1 तो 3/2 लेट हो जाता है, 3/2 आवर्स। तो उसका यूजुअल टाइम बताना है, मतलब सामान्य समय, मतलब पहले उसे कितना टाइम लगता था जब वो ओरिजिनल स्पीड से चलता था। तो 3/2 लेट हो रहा है वो, मतलब ये है कि टाइम का अंतर दिया गया है 3/2। मतलब पहले जितना टाइम लग रहा था उसे 3/2 आवर्स उसे ज़्यादा लग रहे हैं, लेट हो रहा है। तो हम इन दोनों के अंतर के बराबर हम ये रख सकते हैं, क्योंकि ये टाइम ही तो है 4 और 5। तो 4 और 5 का डिफरेंस कितना है 1, जो कि बराबर है 3/2 के, 3/2 आवर्स। तो हमें यूजुअल टाइम बताना है। यूजुअल मतलब पहले वाली स्पीड उसकी इतनी थी, तो टाइम है 4 पहले का। तो 1 इक्वल टू 3/2 है, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 इंटू 4, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2, 3 इंटू 2 6। तो आंसर हो जाएगा 6 आवर्स, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है रेनू एक्स ईयर ओल्ड की है और उसकी सिस्टर 5 ईयर्स ओल्डर है उससे, मतलब 5 साल बड़ी है बीना, और उन दोनों की एजेस का सम दिया गया है 35। तो बीना की एज क्या हो जाएगी, तो रेनू की एक्स दी गई है, रेनू की एक्स हो गई, और बीना क्या है उससे 5 साल बड़ी है, तो इसमें हम एक्स प्लस 5 कर दें, तो ये बीना की हो गई और ये रेनू की हो गई। और इन दोनों का सम दिया गया है 35, तो इन दोनों को प्लस करेंगे जो 35 के बराबर होगा। तो x प्लस 5, इन दोनों की एजेस का सम 35 दिया गया है। ये x और x हो जाएगा 2x, और इस 5 को हम यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 35 माइनस 5 हो जाएगा 30। ये 2 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो x इक्वल टू 30/2, तो x की वैल्यू आ गई 15, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें बीना की एज बताना है, बीना की एज थी x प्लस 5, तो x है 15, तो 15 प्लस 5 ये हो जाएगा 20, बीना की एज 20 ईयर्स हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि जो एज है वो या तो डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है क्या, ये 9 से डिविजिबल नहीं होता है 20। 5 से डिविजिबल है, हाँ होता है 5 से डिविजिबल, तो ये आंसर हो सकता है। उसके बाद 3 से, 3 का गुणांक तो ये नहीं है, और 7 का भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को रेडियो बेचता है 20% डिस्काउंट पर और इतनी रेट पर, और फिर दूसरा पर्सन इसमें 400 रुपीज़ बढ़ाकर 25% के डिस्काउंट पर बेच देता है किसी और को। तो व्हाट इज द प्रॉफिट मेड बाय सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को कितना प्रॉफिट हुआ परसेंट में बताना है। तो जब पहले पर्सन ने उसे बेचा था तो उसकी कॉस्ट थी 1000 और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया था। 20% का डिस्काउंट दिया था मतलब 80% में बेचा होगा, तो 80% कितना हो जाएगा इसका, इंटू 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 80 इंटू 10 800, मतलब 800 में बेचा होगा सेकंड पर्सन को। अब इस सेकंड पर्सन ने इसमें 400 रुपीज़ और बढ़ा दिए, तो 400 इसमें जोड़ दो, ये हो जाएंगे 1200। अब उस सेकंड पर्सन ने इतनी कॉस्ट पर 25% का डिस्काउंट देकर किसी और को बेच दिया। 25% के डिस्काउंट पर बेचा, मतलब बेचा कितने में होगा, 100 में से 25 माइनस करें, 75% पर बेचा होगा इसे, तो 75% निकाल दें हम इसका, डिवाइड बाय 100 इंटू 1200, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 75 इंटू 12 ये आ जाएगा 900। तो इसने 900 में बेच दिया किसी तीसरे को। तो हमें प्रॉफिट बताना है सेकंड पर्सन के लिए, इसके लिए। तो इस सेकंड पर्सन ने बेचा इतने में और सेकंड पर्सन ने खरीदा कितने में था, 20% डिस्काउंट के बाद 800 में खरीदा था सेकंड वाले पर्सन ने, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 800 और सेलिंग प्राइस हो जाएगी 900, क्योंकि 900 में बेचा। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है,
सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें, 100 आ जाएगा, और डिवाइड में कॉस्ट प्राइस लेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं हम प्रॉफिट, और इनटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं हम। अब इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार, और ये 25, और फिर 2 से इसको फिर से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और फिर नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10, 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा उसी। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 5 इक्वल क्यूब्स हैं, 5 घन हैं जिनकी हर एक की साइड 5 सेंटीमीटर दी गई है, और इन सबको एडजेसेंट रखा जाता है, आसन्न रखा जाता है, मतलब इस तरह से एक एक करके सब पांचों को रखा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यू सॉलिड फॉर्म, तो जो नया फिगर बनेगा उसका हमें वॉल्यूम आयतन निकालना है। अब ये जो क्यूब दिए गए हैं, घन दिए गए हैं, इन सब की साइड है 5, मतलब सारी साइड्स बराबर होती हैं इनकी, तो लेंथ भी 5 होगी, ब्रेड्थ भी 5 होगी, और हाइट भी 5 होगी। तो इसमें चेंज किस में आएगा? जब हम इन सबको जोड़ेंगे एक साथ, जब इस तरह से रखते हैं तो केवल लेंथ इंक्रीज होगी, केवल इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो 5 5, इसकी 5 5, और ये 5, और बाकी सारी ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेंगी। तो लेंथ इसकी हो जाएगी, तो जो नया फिगर बना उसकी लेंथ हो जाएगी 25, क्योंकि इन सबको हमने ऐड कर दिया, और ब्रेड्थ तो उतनी ही रहेगी 5, और हाइट हो जाएगी जितनी पहले थी उतनी ही, मतलब 5 ही रहेगी। जैसे इस तरह से क्यूब बने होंगे, 5 एक साथ हमें बनाना है। ये क्यूब है 5, इन सब की सभी साइड्स 5 हैं क्योंकि क्यूब है, और तीनों साइड बराबर होती हैं इनकी। तो लेंथ हो गई ये 5, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी ब्रेड्थ 5, और ये है इसकी हाइट, तो ये भी हो जाएगी 5। इसी तरह से हर एक की 5, ये भी 5, और ये भी 5। तो ये क्यूब है, 5 घन है। अब इन सबको हमें साथ में रखना है, तो हमने ये साथ में रख दिए। तो इसमें चेंज किस चीज़ में आएगा? केवल लेंथ में चेंज आएगा इसमें। इसकी चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी जितनी है, यहाँ से उतना ही रहेगा, और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी। तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी? 25, और ब्रेड्थ तो यहाँ पर 5 ही रहेगी, और हाइट भी 5 रहेगी। अब वॉल्यूम पूछा है, अब ये क्या बन गया? ये सेम नहीं है, मतलब ये क्यूबॉइड बन गया, घनाभ बन गया। जब लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम नहीं होते हैं तो वो क्यूबॉइड कहलाता है, ये घनाभ हो गया। तो वॉल्यूम निकालना है हमें क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ कितनी है? 25, ब्रेड्थ है 5, और हाइट है 5। तो 25, ये 25 हो गया, और 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 625 सेंटीमीटर क्यूब, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 2 डाइस हैं, 2 500 को एक साथ फेंका जाता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन दोनों डाइस पर जो नंबर मिले उनका सम 14 होना चाहिए। तो पहले डाइस पर कितने फेस आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबर आ सकते हैं। पहले 5 पर आ गए, और दूसरे पर आ सकते हैं फिर से यही 1 2 3 4 5 या 6 आ सकते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि इन दोनों में से जब भी एक नंबर आए, मतलब या तो इस पर कोई नंबर आए या इस पर कोई नंबर आए, उन दोनों को प्लस करने पर 14 आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर 6 होता है फर्स्ट पर, और दूसरे पर भी 6 ही रहेगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आता है। तो 14 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 6 से बड़ा नंबर होता ही नहीं है डाइस पर। तो 14 सम आने के केसेस यहाँ पर कितने हो गए? 0। एक भी केस नहीं है क्योंकि 14 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 14, और डिवाइड में टोटल केस कितने होते हैं डाइस के लिए? हम लेते हैं 6 की पावर n, और यहाँ पर डाइस 2 है तो लेंगे 6 की पावर 2, मतलब 36। तो डिवाइड में आ जाएगा 36, और जब किसी भी नंबर का 0 में हम डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 0, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ अ टेलीविज़न। टेलीविज़न की कॉस्ट यहाँ पर इतनी दी गई है, और जो हर साल 20% कम हो जाती है इसकी कॉस्ट। तो 2 साल के बाद इसका डेप्रिसिएटेड प्राइस क्या हो जाएगा? मतलब कम हुआ प्राइस कितना हो जाएगा 2 साल के बाद? तो पहले कॉस्ट इसकी कितनी है? 22, और 3 जीरो। उसके बाद 20% कम करना है हमें। पहले साल में 20% कम हो जाएगी इसकी रेट, 20% कम हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी? 80%। 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80, तो इसका 80% इतनी बचेगी इसकी कॉस्ट। उसके बाद अगले साल फिर से 20% कम हो रही है, तो फिर से 80% बचेगी। अब इसको कैंसिल कर दो, ये 0 से ये 0, या इसकी जगह 4/5 वैसे ही लिख सकते थे।
ये 4 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हुआ 4 बार और ये 5 बार, ये फिर 2 से 5 और ये 4। अभी 25 है, यहाँ से अगर हम ये 2 0 100 निकाल लें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 220 इंटू 100, इतना ही लिखा है ये। उसके बाद मल्टीप्लाई में है ऊपर 4 इंटू 4 और डिवाइड में है 5 इंटू 5 25, तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार। अब ये 4 का क्यूब है तो 64 का मल्टीप्लाई करेंगे 220 में तो यह जाएगा 1408 और ये 0 भी एक, तो इतना, तो 2 साल बाद प्राइस हो जाएगी इतनी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 400। अगर इसकी साइड्स को डबल कर दिया जाए तो न्यू एरिया न्यू क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो अगर किसी रेक्टेंगल की या आयत की साइड्स को हम डबल कर रहे हैं तो उसका एरिया 4 टाइम्स हो जाता है, तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 4 16 इतना हो जाएगा बाद में न्यू एरिया, ये फोर्थ ऑप्शन। अभी आया कहाँ से, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या कर रहे हैं उसमें, ये न्यू वाला एरिया हम देख रहे हैं, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को डबल कर रहे हैं, तो लेंथ को कर देंगे 2L और ब्रेड्थ को कर देंगे 2B, क्योंकि दोनों साइड को हम डबल डबल कर रहे हैं। तो AN, ये न्यू वाला एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 और इसको हम L इंटू B लिख सकते हैं साथ में। तो न्यू वाला एरिया कितना हो जाएगा 4 और ये L और B क्या है, ये पुराना वाला एरिया, तो इसकी जगह पर हम A लिख सकते हैं इंटू A। तो नया वाला एरिया कितना आया, जो पहले एरिया था उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे किया, 400 का 4 टाइम्स कर दिया 1600, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें बताना है अगर ये इतना पार्ट पूरा डिविजिबल है x² प्लस x प्लस 1 से। तो ए की वैल्यू हमें इतनी माननी पड़ेगी कि इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए। तो इसको डिवाइड करते हैं हम इससे, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस a, डिवाइड करना है हमें x² प्लस x प्लस 1 से। तो हम x² में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि हम x की पावर 4 मिल जाए। अब डिवाइड करने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पावर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब सबसे पहले बड़ी फिर उससे छोटी इससे छोटी, इस तरह से x की पावर अरेंज होनी चाहिए। और यहाँ पर पहले से अरेंज है तो हम डिवाइड कर देंगे, x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे x² से, तो x² बचेगा ये, इसका मतलब ये है हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x² का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे में, तो x² इंटू x² हो जाएगा x की पावर 4, फिर x² का मल्टीप्लाई इस x में हो जाएगा x क्यूब, फिर इस x² का मल्टीप्लाई 1 में, तो x² होगा प्लस x²। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस भी माइनस में चला जाएगा और ये वाला प्लस भी माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम, ये प्लस का ये माइनस का है और सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 2x क्यूब और ये माइनस का x क्यूब, तो माइनस के 3x क्यूब हो जाएंगे, ये 2x² और ये माइनस x², तो 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो प्लस x²। उसके बाद बाकी बचा हुआ प्लस x और प्लस a। अब इसके बाद यहाँ पर 3x क्यूब है तो हम इस x² में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि हमें 3x क्यूब मिल जाए। अगर हम इसमें 3x का मल्टीप्लाई कर दें माइनस के 3x का, तो हमें 3x क्यूब मिल जाएगा। इस माइनस के 3x का मल्टीप्लाई हमें इस पूरे में करना है वापस से, तो माइनस 3x इंटू x² हो जाएगा माइनस के 3x क्यूब, फिर माइनस के 3x इंटू एक्स, माइनस का 3x² मिलेगा, फिर माइनस का 3x इंटू 1, तो माइनस का 3x ही रहेगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये सेम है, प्लस के और माइनस के तो कैंसिल हो जाएंगे, ये एक है और ये 3 है तो 1 और 3 4 हो जाएंगे, x² 4x² हो गया। उसके बाद ये x है और ये 3x है, x प्लस 3x हो जाएगा 4x और प्लस a, ये बाकी a बचा था तो वो लिख दिया a। अब यहाँ पर ये 4x² है और यहाँ पर x² है, तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें x² में, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 4।
अब इस +4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में फिर से करना है हमें, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x, और 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। इसको फिर से माइनस करेंगे तो ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। और 4x एक प्लस का एक माइनस का, तो ये भी कैंसिल। अब यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ए की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ए को हम इन चारों ऑप्शन में से क्या माने कि ये कैंसिल हो जाए। यहाँ पर नीचे क्या है, ये माइनस का 4 है, अगर इस माइनस के 4 के साथ हम एक और प्लस का 4 जोड़ दें, अगर यहाँ पर प्लस का 4 हो जाए तो ये प्लस और माइनस कैंसिल होकर 0 बचेगा, तो ए की वैल्यू हम क्या माने 4 मान लें। 4 यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये ए प्लस का है, माइनस का है 4, अब इन दोनों को प्लस माइनस करने पे हमें 0 मिलना चाहिए, तो इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 4 को हम यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा ये, तो ए इक्वल टू 4, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसकी हमें वैल्यू निकालना है, इन सबको सॉल्व करने पर इक्वल में क्या आएगा। तो हम इस फॉर्मूले को खोल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या लिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस इसके बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद ये माइनस, अब यहाँ पर देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पूरे की जगह पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहे हैं। अब इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का 2ab है, माइनस माइनस जब ब्रैकेट के आगे होता है तो अंदर वाली सब चीज़ों का साइन बदल जाता है, तो ये प्लस का है तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये b स्क्वायर प्लस का है, नहीं ये b स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, ये b स्क्वायर ही है, ये a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये a स्क्वायर प्लस का है और ये a स्क्वायर माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये माइनस 2ab है, ये प्लस 2ab कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या बचा, ये एक b स्क्वायर है और ये b स्क्वायर, 3 b स्क्वायर हो गए। उसके बाद क्या बचा, ये a स्क्वायर केवल बचा, तो प्लस a स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 3b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये थर्ड ऑप्शन। या फिर इसको a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 22 अगस्त की शिफ्ट 1 का। इसके आगे ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।